बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 20वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। रात गए मावा और फिजान मीटिंग रूम में मौजूद थे। मावा सोफे पर नीम दराज टीवी पर कोई टॉक शो देखने में मसरूफ़ थे। फिजान ने लैपटॉप ऑन किया था और 3-4 फाइल्स करीब पड़ी थी। सारे घर में टीवी की आवाज़ फैली हुई थी। फिर प्रोग्राम में वक्फा की इन्वेस्टमेंट हुई और कमर्शियल्स दिखाए जाने लगे तो उसने वॉल्यूम कम कर दिया और चुपके से गर्दन मोड़कर एक नज़र फिजान को देखा, गोया उनका मूड जांचने की कोशिश की। लेकिन एक नज़र में क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता था। महज नाक पे रखा चश्मा और चेहरे पर फैली संजीदगी ही दिखाई दी। फैज़ी मामा, मावा ने आहिस्तगी से कहा, गोया बात के आगाज़ के लिए पर तोले। उन्होंने संजीदगी भरे पर इत्तफाक किया। मैं क्या सोच रही हूँ? खुदा की कुदरत है, आप भी सोचा करेंगी। संजीदगी में शरारत का तनासुब खासा कम महसूस हुआ था। मामा ने शिकवा कुना नज़रों से उन्हें देखा, मगर वो मतवज्जो ही कहाँ थे जो उसके अंदाज देख पाते। मैं सोच रही थी अब आपकी शादी हो जाना चाहिए। वाह, क्या सोचा है। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना? प्लीज़ फैज़ी मामा, मेरी तरफ देख कर सुनिए, उसने इसरार किया। ओ बंदिए खुदा, मैं कानों से सुनता हूँ, आंखों से नहीं। फिज़ा ने धीमे से मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा तो बताइए मैंने क्या कहा? मुड़कर बैठते हुए पूरी तरह फिज़ान की तरफ मतवज्जो हुई। तुमने कहा, फैज़ी मामा मेरी तरफ देख कर सुनिए। देखा, मुझे पहले ही लग रहा था आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे, वरना आपको पता होता कि मैंने इससे पहले भी कुछ कहा था। उससे सख्त सदमा पहुंचा। फिज़ान मुस्कुराया और चश्मे के ऊपर से झांका। तुमने कहा था कि तुम सोच रही हो मेरी शादी हो जाना चाहिए, उन्होंने रसानियत से कहा था। मावा खुश हो गई। फिर आपने क्या सोचा? वो पुरजोश हुई। मेरा मतलब इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आज सब लोग मेरी शादी के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं? और किसने सोच लिया? तौकीर भाई भी यही कह रहे थे। दुरुस्त कह रहे थे, अब आपकी शादी होना चाहिए। इतने बूढ़े हो गए हैं, अब भी नहीं करेंगे शादी तो कब करेंगे? उसने अपनी तरफ से उन्हें जज्बाती करने की कोशिश की, मगर फिज़ान इत्मीनान से बोले, हाँ तो अब इतनी उम्र में भी बूढ़ा नहीं होगा तो कब होगा? और एक बात बता दूं कि बूढ़े, मेरा मतलब है अक्लमंद बूढ़े शादी नहीं करते। बूढ़े हों आपके दुश्मन, मावा ने तनक कर कहा। मैं करवाऊंगी आपकी शादी, फिज़ान ने पहले उसकी बात पर इत्मीनान से कहका लगाया, फिर बोले, तुमने विचोलनियों वाला काम कब से शुरू कर दिए? प्लीज़ मामा, मेरी बात पर गौर करें, उसने इसरार किया। अच्छा बताइए, इनिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? आखिर उसने बिल्ली थैले से बाहर निकाल ही दी। फिज़ान ने बुरी तरह से घूरा। मतलब? मैं सोच रही थी क्यों ना आपकी शादी इनिया से करवा दी जाए, उसने फिज़ान के तासुरात से खाइफ होते झिझकते हुए कहा था। माँ बाप, तुम्हारे लिए मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि अपनी इस नन्ही सी अकल पर ज़्यादा बोझ ना डाला करो। पहले ही थोड़ी सी है, ये भी ज़ाया हो गई तो किसी पागल खाने में जमा करवाना पड़ेगा तुम्हें। फिज़ान का दिमाग जैसे भग से उड़ गया था। ये क्या बात हुई? मैंने तो यूं ही एक बात सोची थी। तुम ना सोचा करो खुदारा, फिज़ान ने झुंझलाकर कहा। इनिया कितनी छोटी है, बिल्कुल बच्ची है मेरे आगे। तुम्हें पता नहीं कहाँ से ऐसे निराले ख्याल आते रहते हैं। अब इतनी भी छोटी नहीं है, आपके साथ सूट करेगी, वो ज़ोर देकर बोली। और मेरा ख्याल है वो आपको पसंद भी करती है। बस, फिज़ान ने हाथ उठाकर सख्ती से रोक दिया। अब इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। अव्वल तो मुझे शादी नहीं करनी, करना भी हुई तो अपनी उम्र की किसी मैच्योर औरत से करूंगा, ना कोई बच्ची पसंद करूंगा। और दूसरी बात यह कि तुमने ये अहमकाना ख्याल किसी और के सामने पेश किया या मुझे आपा से भी इस तरह की कोई बात सुनने को मिली तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा, याद रखना। अब जाओ और चुपचाप सो जाओ, फिज़ान ने झिड़क कर कहा। मावा खफीफ सी होकर उठ खड़ी हुई। और सुनो, फिज़ान ने फिर कहा। मावा रुक कर उन्हें देखने लगी। सोचा कम करो, दिमाग और सेहत दोनों पर अच्छा असर पड़ेगा, उन्होंने साबका लहजे में कहा। मेरी तो हर बात फजूल लगती है, वो पैर पटक कर बुड़बड़ाती हुई बेडरूम में घुस गई। कमरे में नाइट बल्ब ऑन था। नील को रोशनी से आंखें मानूस होने में चंद मिनट लगे। समीना बेड पर बाजू रख के चुस्त लेटी थी, टांगों पर कम्बल फैला रखा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उन्होंने हाथ हटाकर देखा। मम्मी अभी तक जाग रही हैं? नींद नहीं आ रही, समीना ने बाजू फिर आंखों पर रख लिया। मम्मी आपके भाई सचमुच बूढ़े हो गए, बल्कि बूढ़े घूसट हो गए, सठिया गए हैं। आधी रात को क्या बुड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, वो उनसे लिपट कर लेट गई। मम्मी क्या सोच रही हैं? उसने पूछा। मैं सोच रही हूँ तुम कब बड़ी होगी। पीछे हटो, क्या बच्चों की तरह लिपट रही हो? मैं ऐसे ही सोऊंगी, वो हठधर्मी से बोली। समीना ने चंद मिनट इंतज़ार किया, फिर बेबसी के अंदाज में मुस्कुराती उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। मैं सोच रही थी फिज़ान की अब शादी हो जाना चाहिए, समीना ने पुरसोच अंदाज में कहा था। मत सोचिए, मैं इसी किस्म की सोच पर झाड़ सुनकर आ रही हूँ, मावा आंखें बंद किए बोली। इस लड़के का तो दिमाग ख़राब हो चुका है। बताओ, शादी का फ़र्ज़ भी पूरा नहीं करेंगे तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? वो बेजारियों मायूसी से बुड़बड़ाई, फिर कुछ ख्याल आने पर बोली।
अच्छा सुनो मावा, तुम पाकिस्तान में रहकर पढ़ना चाह रही थी ना, ऐसा करो एडमिशन ले लो। मावा की आंखें पट से खुल गई। क्या? लेकिन आप तो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती थी। तुम तो रहना चाहती हो ना, समीना ने रसान से कहा। मावा बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। जब तक मैं पाकिस्तान में रहूँगी आप भी यहीं रहेंगी? उसने पूछा। नहीं भाई, तुम हॉस्टल में रहना, मैं वापस आयरलैंड चली जाऊँगी। मावा हैरानियों बेयकीनी के मारे उठकर बैठ गई। लेकिन आप तो कहती थी पाकिस्तान में मुझे अकेले नहीं रहने देंगी, आपको हालात से डर लगता है, ज़माना ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। जब आयरलैंड में थी तो हालात से डर लगता था, लेकिन अब मेरी तसल्ली हो गई है। फिर सुना है यहाँ हॉस्टल्स भी सिक्योर हैं। और उन्होंने एक नज़र मावा को देखा और प्यार से बोली, फिर तुम्हारी ख्वाहिश भी तो बहुत है यहाँ रहकर पढ़ने की। मावा मुस्कुराई और उनसे लिपट गई। थैंक यू सो मच मम्मी। एक और बात भी है मावा, समीना ने झिझकते हुए कहा। तुम्हें पता है आयरलैंड में एजुकेशन किस कदर महंगी है? फयाज भाई और फिजान ने पहले ही हमारे लिए कितना कुछ किया है। मैं नहीं चाहती उन पर और बोझ डाला जाए, इसीलिए बेहतर है तुम अपनी बाकी तालीम यहाँ पाकिस्तान से मुकम्मल करो। यहाँ जो अखराजात होंगे वो आयरलैंड के मुकाबले में तकरीबन आधे होंगे। तुम्हारे बाबा के इंतकाल के बाद जब मैं वापस आई तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि मैं तुम्हारे लिए पस अंदाज करती। हर तरह की मदद मेरे भाइयों ने की, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई के लिए अब भी वही फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ तो बोझ कम रहेगा। सुनो मावा, तुम समझ रही हो ना? शहरोज़, फिजान, किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, ऐसा ना हो उन्हें बुरा लगे। फिक्रमंद ना हो मम्मी, मैं किसी से नहीं कहूँगी, मावा ने कहा था। फिजान, मावा पाकिस्तान में ही एडमिशन लेने की ज़िद कर रही है। अगली सुबह समीना ने सहूलत से गेंद मावा के कोर्ट में डाल दी थी। अच्छी बात है, लेने दे, मैंने तो पहले भी यही कहा था, इसमें कोई मजायका नहीं। फिजा ने काफ़ी भींटते हुए जवाब दिया। मेरा दिल नहीं मान रहा, समीना ने बेबसी से कहा था। इसमें दिल के ना मानने की क्या बात है आपा? फिजान का लहजा सरसरी था। मावा बच्ची तो नहीं है कि अपना ख्याल ना रख सके, फिर अब तो मेरा भी पाकिस्तान आना जाना रहेगा, मावा की खबर गिरी होती रहेगी। आपका क्या इरादा है? मेरा मतलब है मावा एडमिशन लेती तो आप रुकेंगी या वापस चली जाएंगी? कुछ ख्याल आने पर उन्होंने पूछा। फ़िलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने साहबका अंदाज में कहा। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मावा यहाँ रहकर पढ़े, लेकिन उसकी ज़िद तुम्हें पता है वो कितनी ज़िद्दी है। फ़िलहाल तो शादी के लिए भी राज़ी नहीं हो रही। कल रात लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई उससे, लेकिन उसकी वो ही रट है कि स्टडीज़ कंप्लीट करने दे। अब बताओ मैं क्या करूँ? उन्होंने अपनी तरफ से गिरा लगाते हुए कहा। हाँ तो ठीक है ना, आप उसे एडमिशन लेने दें, अब तो शहरोज़ भी जा चुका है उसकी स्पेशलाइजेशन तक, तो शादी के लिए रुकना पड़ेगा। तब तक मावा भी अपनी मर्ज़ी कर ले, आपका दिल चाहे तो वापस चली जाइएगा। मावा हॉस्टल में भी रह सकती है, या मेरा इरादा था कुछ अर्सा तक अपना कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट देख लूँगा। अब ज़रा जल्दी ले लूँगा, वरना दानियाल साहब की अनेक्सी तो हमने रेंट पर ले ही रखी है। मावा जहाँ मुनासिब समझेगी रह लेगी, आप फिक्रमंद ना हो, फिजान ने कहा। और अच्छा है, मावा मसरूफ़ रहेगी तो उसके दिमाग में अहमकाना ख्याल भी नहीं आएंगे। उन्हें मावा का कल वाला आइडिया याद आया तो किसी कदर झुंझला कर सोचा था। समीना मार्जरीन लगाकर स्लाइस खाते हुए किसी गहरी सोच में डूब गई थी। छुट्टी से कुछ देर पहले ही अबीर और तन्मा गेट के करीब नस्ब फव्वारे के पास आकर गेट खुलने का इंतज़ार करने लगे। उनके हाथों में कोक के टन और चिप्स के पैकेट थे। आज का सारा दिन ही बेहद थका देने वाला साबित हुआ था। लगातार क्लासेस अटेंड करके उस वक्त तक ऐसा लगने लगा था जैसे सर फट रहा हो, लेकिन आफरीन थी अबीर पर, जिसकी हिस्से मज़ा इतनी थकान में भी मानी न पड़ी थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ किसी इंसान को क्या हक है कि वो इतना खूबसूरत लगे। फव्वारे की दीवार से टेक लगाकर खड़ी वो पुरसोच अंदाज में कह रही थी। तन्मा दीवार पर चढ़ी बैठी थी। उसने किसी कदर चौंक कर अबीर की नज़रों के ताक़ुब में देखा। वो टिकटिकी बांधे गेट कीपर जलील को देख रही थी, जिसकी रंगत इतनी काली थी कि कभी स्याह लिबास पहनता तो चेहरा तलाश करना मुश्किल हो जाता। भाई कालू की बात कर रही हो? तन्मा को अबीर के ज़ौक़ पर अच्छा खासा ताज्जुब हुआ था। मुझे क्या पागल समझ लिया है? अबीर बुरी तरह बदकी। मैं अपनी बात कर रही हूँ। अच्छा, तन्मा ने फ़ौरन समझदारी से सर हिलाया। मैं आज तक समझती थी तुम्हारी दूर की नज़र कमज़ोर है, आज पता चला तुम्हारी तो करीब की नज़र भी कमज़ोर है। लो खामखा, अबीर बुरा मान गई। दरअसल मेरे हुस्न से जलकर तुम ऐसी फजूल बातें कर रही हो। तौबा, किस कदर जल कुकड़ी सहेली मिली है मुझे। बात असल में कुछ यूँ है कि तुम्हारी अपनी करीब की नज़र कमज़ोर है। प्रूफ पेश किया जाए? तन्मा ने शाहाना अंदाज में कहा था। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि तुम्हें अपने मंगेतर में इंटरेस्ट दिलचस्प महसूस नहीं होता? अजीब मंतक है। और तुम्हें किसने कह दिया मुझे अपने मंगेतर में इंटरेस्ट फील नहीं होता? तो क्या होता है? अबीर ने अबरू उचका कर पूछा। तन्मा ने चंद में सोचा, फिर कंधे उचका दिया। पता नहीं,
एक तो तुम्हारे इस पता नहीं से मैं बहुत आजिज़ हूँ। भाई इंटरेस्ट होता है या नहीं होता, कोई बाहर से आकर थोड़ा ही बताएगा तुम्हें इसमें दिलचस्पी है या नहीं। अभी ने उसे आड़े हाथों लिया, फिर उसे खामोश देखकर बोली, मेरी बात मानो, अपने घर वालों से कहो ये मंगनी ख़त्म कर दे। अगर अब एक दूसरे में दिलचस्पी नहीं है तो शादी के बाद क्या खाक दिलचस्पी लेंगे। मंगनी में तो अच्छे अच्छों को रोमांस सूझने लगता है, शादी बहुत दूर की बात है अबीर। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। नहीं तन्मा, मुझे नहीं लगता तुम इस मंगनी से खुश हो, अबीर ने पुरुष यकीन लहजे में कहा था। इसमें खुशी की क्या बात है भाई, हमारी बचपन की मंगनी, अब बंदा कब तक खुशी मनाता रहे। तन्मा ने बेजार होकर कहा, कब तक ना सही, लेकिन कभी कभी तो मनाए। लड़कियों के औंगे बौंगे मंगेतर होते हैं, पर उठते बैठते उन्हीं का जिक्र करती रहती है। तुम्हारे पास तो ऐसा शानदार मंगेतर है कि कोई लड़की बड़े आराम से तुमसे हसद में मुब्तला हो सकती है। तुमने तो कभी भूले से भी शबी का जिक्र नहीं किया। पता है तुम्हारी जगह मैं होती तो सारा वक्त अपने मंगेतर की बातें करती रहती। अच्छा ना, छोड़ो, कोई और बात करो, तन्वा ने कदरे बेजारी से कहा। वीर ने एक नज़र उसे देखा। वो तन्वा से बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन फिर वक्त इस बहस को किसी और वक्त पर टाल दिया। ऑडिटोरियम में एनुअल ड्रामा के सिस्टम में ऑडिशन हो रहे हैं, उसने जौक दर जौक लड़कियों को ऑडिटोरियम की तरफ जाते देखकर कहा। सुना है मिस आयशा ने फिर अपना इरादा बदल दिया, अब शेक्सपियर के किसी ड्रामे के बजाय किसी हिंदी अफसाने को स्टेज करना चाह रही हैं। बस फिर इस बार तो एनुअल फेस्टिवल में ड्रामे का ख्याल ही जहन से निकाल देना चाहिए। वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़ी। तुम्हारा ऑडिशन देने का इरादा नहीं है? मैं तो मॉडलिंग के लिए ट्राई करूँगी। घर में 3-4 बार कैट वॉक की प्रैक्टिस भी करके देखी थी। मेरा ख्याल है मैं इतनी परफेक्ट हूँ कि रिज मंसूर और इफ़त रहीम जैसी टॉप मॉडल्स भी मेरे आगे पानी धरती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है तन्वा? सच बोलूँगी तो तुम बुरा मान जाओगी, इसलिए मेरा ख्याल ना पूछो, तन्वा ने हंसकर कहा। इससे पहले अबीर कोई जवाब देती अरूज ने तेज़ कदमों से उसकी तरफ आकर जारहाना अंदाज में उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। अबीर अपनी झोंक में थी, इस तरह बाजू खींचे जाने पर बुरी तरह हिल गई और कोक टन उसके हाथों से दूर जा गिरा। क्या बदतमीज़ी अरूज, किसी से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हें? अगली बार 10 कदम दूर रहकर बात करना मुझसे, अबीर ने गुस्से से कहा। अरूज एक बार फिर हंसी। मैं यही समझाने आई थी, अगली बार तुम कोई ऐसी हरकत ना करना कि मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत पड़े। शौक़ तो मुझे भी नहीं है तुमसे बात करने का। फिर मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो? अबीर ने नागवारी से कहा। ये जो दिमाग है ना तुम्हारे पास, ज़रूरत से कुछ ज़्यादा, इसका इस्तेमाल ज़रा कम किया करो, वरना नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। अबीर का तो पता नहीं, अलबत्ता यूनिफॉर्म में मलबूस अरूज ने तन्वा को ज़रूर हरासा कर दिया था। उसने बेख्तियार अबीर का बाजू दबोचा। एक तो ये कि वो फितरतन बुज़दिल सी लड़की थी, दूसरे अरूज से दिल ही दिल में खाई भी रहती थी। सरपटाई नहीं तो क्या करती। अरूज, माइंड योर लैंग्वेज, तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं है, फिलहाल सिर्फ मेरी सुनो। अगली बार तुमने निम्रा के या किसी और के कान मेरे खिलाफ भरने की कोशिश की तो मैं तुम्हें देख लूँगी। अरूज ने उंगली उठाकर खासे खतरनाक अंदाज से कहा था। मुझे धमका रही हो? अबीर की तेवरी चढ़ गई। जो भी समझ लो, अरूज ने बेनियाजी से कहा। हाँ, निम्रा के सामने जो बकवास तुमने करना थी कर ली, लेकिन कॉलेज की किसी और लड़की तक इस किस्से की भिनक भी पहुंची तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। अपनी औकात में रहो अरूज, अभी जाकर प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूँगी तो पता चल जाएगा तुम्हें। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना अबीर। बुलंद हौसला होना अच्छी बात है, लेकिन अप्रोचफुल बंदों से पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरा काम था तुम्हें वार्न करना, आगे तुम अपने अच्छे बुरे की खुद जिम्मेदार होगी। अब तक मैंने तुम्हें निम्रा और तन्वा की वजह से ढील दी हुई थी, लेकिन अगली बार तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगी। वो जिस तरह आई थी उसी तरह अचानक चली भी गई। अबीर गुस्से से लाल पीली हो रही थी। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो चुका है इसका। उसने गुस्से से दांत किचकिचाए और मुट्ठियाँ भींची। मुझे बहुत डर लग रहा है अबीर, तुमने अरूज की शक्ल नहीं देखी, वो जो कह रही थी ज़रूर करेगी, उसने खौफ और सरासमगी से कहा था। अबीर का पारा और भी चढ़ गया। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है तन्वा, धमका कर वो मुझे गई है, मरने वाली तुम हो गई हो। मैंने कहा ना वो कुछ भी नहीं करेगी, बस हमें डराना चाह रही थी। ये जो अरूज जैसे लोग होते हैं ना, इनका ज़्यादातर काम धमकियों के सहारे ही चलता है, यानी गीदड़ भभकियों के सहारे। मगर कराते कराते ये कुछ भी नहीं है मुझसे, करते कराते ये कुछ भी नहीं है मुझसे, लिखवा लो। इस अरूज में भी हिम्मत नहीं है, पोज ज़्यादा करती है, ऊपर से निम्रा जैसी लड़कियों ने इसका दिमाग 7वें आसमान तक पहुंचाया हुआ है। दफ़ा करो इसे, बेचारी के थोड़े से दिन रह गए हैं कॉलेज में, सुकून से निकाल लेने दो, वरना तुम्हें तो पता है मैं खुद बड़ी ख़तरनाक हूँ। वो अपनी जॉन में वापस आ चुकी थी, इतरा कर बोली। गेट खुलने में 5 मिनट बाकी हैं, चलो तुम भी फटाफट ऑडिशन दे लो। इस पर तो जैसे अरूज की बातों को कोई असर भी नहीं हुआ था। मैं नहीं दे रही ऑडिशन, पिछली बार भी मुझे जिन्नी बना के स्टेज पर चढ़ा दिया था, अब पता नहीं क्या लतीफ़ा बस सुनाएंगी, मैं नहीं जाती। तन्वा ने हाथ झटक कर कहा। उसे सचमुच अबीर की हौसला मंदी और बहादुरी पर रश्क आ रहा था, वरना खुद उसका अपना दिल तो अब तक तेज तेज धड़क रहा था।
तुम कितनी बहादुर हो वीर, मुझे तो अरूज से बहुत डर लग रहा है। तुम तो पागल हो, सारी ज़िंदगी इसी तरह दूसरों से डर डर के गुजारती रहना, कभी अरूज जैसे बेकार लोगों से तो कभी शबीउल अब्बास से। अबीर ने ताक के वार किया था। तन्वा इस नाम पर चुप सी हो गई, फिर बोली, मैं शबीर भाई से नहीं डरती। कमज़ोर से लहजे में उसने कहा, अलबत्ता अरूज से वाकई डर लग रहा है। अबीर ने ऐसे मक्खी उड़ाई जैसे तन्वा की बात उड़ा रही हो। गेट खुल गया, तुम भी देखो, अगर वैन आ गई है तो चलो, वरना जितनी देर कॉलेज में इंतज़ार करना पड़े। अरूज से प्लीज़ झगड़ा ना करना, मैं भी देखती हूँ। शबीर भाई मुझे लेने आ गए होंगे। अरूज से डरो, शबीर से भी डरती रहो, चाहो तो आसपास के 10 और लोगों से खाइफ रहो, लेकिन खुदारा अपने मंगेतर को भाई कहना छोड़ दो। किस कदर नॉन रोमांटिक लड़की हो तुम, तुम्हारा मंगेतर भी तुम्हें भाई कहने से मना नहीं करता। अबीर उसके साथ गेट की तरफ बढ़ते हुए अपनी ही आंखें जा रही थी, जबकि तन्वा की जान अरूज की धमकियों में ही अटकी हुई थी। एक अरबी कहावत है, बहुत ज़्यादा खामोशी के पर्दे में इंसान अपनी अक्लमंदी छुपा रहा होता है या बेवकूफ़ी। मेरा सवाल है कि मेरी इस आध घंटे की मुस्तकिल खामोशी को क्या समझा जाए, अक्लमंदी को छुपाने की कोशिश या बेवकूफ़ी की पर्दापोशी। मावा ने हाथ में पकड़ी किताब को वापस बुक रैक में रखते हुए बहुत धीमी आवाज़ में इनिया से पूछा। वो दोनों जना लाइब्रेरी आई हुई थी। मावा उसे इसरार करके साथ लाई थी और इनिया सारा रास्ता ये देखकर हैरान होती रही कि मावा बहुत बेहतरीन ड्राइविंग कर रही थी। उसने एक बार भी पाकिस्तान की हंगामी ट्रैफिक को नहीं कोसा था, ना ही लोगों की अफरा तफरी पर इजहार राय किया था। मुख्तलिफ लोकेशंस और रूट्स हैरत अंगेज़ तौर पर उसे असबर हो चुके थे और ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा से इसी शहर में रहती आई हो। मावा ने जब उससे साथ चलने के लिए कहा तो इनिया को ज़्यादा तामुल नहीं हुआ। सुबह से वो अजीब सी कैफियत का शिकार थी। मम्मी और डैडी की सर्द जंग उसके लिए उकताहट और बेजारी का सबब थी, तो दूसरी जानिब वलीद की सर्द मोरी और वली की हसासियत भी परेशानी की वजह बनी हुई थी। और तीसरी तरफ उसका दिल था जो हर मामला को तोड़ मड़ोड़ कर एक ही नुक्ते पर लाकर ठहरा देता था। कॉलेज की छुट्टियां थी, कोई तफरी उसे मुयस्सर ना थी। यही सोचकर अपनी बोरियत का तदारुक करने मावा के साथ चली आई। वैसे भी मावा बहुत बड़ी दिलचस्प शख्सियत की मालिक थी, हरदम हंसने हंसाने वाली और छोटी छोटी बातों में खुशी का पहलू तलाश करने वाली। इनिया को ऐसा लगता था कि मावा के साथ ज़्यादा देर तक कोई उदास या परेशान नहीं रह सकता, और ये सच भी था। अभी रास्ता भर वो उसे दिलचस्प किस्से सुना कर हंसाती रही थी। फिर उसने इनिया को ठेले से गोलगप्पे भी खिलाए थे। आयरलैंड से आई हुई उस लड़की के लिए सड़क किनारे खड़े होकर ठेले से गोलगप्पे खाना एक ज़बरदस्त एडवेंचर था। इनिया को अलबत्ता शर्म आती रही, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, डैडी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। तुम्हें गोलगप्पे खाने का इतना ही शौक है तो यहीं गाड़ी में बैठकर खा लूँ। उसने बहुत पसोपेश से काम लिया, लेकिन मावा भी एक नंबर की ढीठ थी, उसे बाहर निकाल कर ही दम लिया। ओहो, कुछ नहीं होगा भाई, तानियाल अंकल ने कुछ कहा तो मैं संभाल लूँगी। और अब वो दोनों यहाँ थी और मावा ने उसकी चंद मिनट की खामोशी को आध घंटे पर मोहित कर दिया था। मैं कुछ सोच रही थी, इनिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मावा किताब के सफ़े पलटते हुए हंसने लगी। इसमें हंसने की क्या बात है, कुछ रोज़ पहले मैंने फिजान मामा से यही बात कही कि मैं कुछ सोच रही हूँ, तो वो कहने लगे अल्लाह की शान है, अब आप भी सोचा करेंगी। मेरा दिल जा रहा है तुम्हारी बात पर मैं भी फिजान मामा का ही जुमला बोलूँ। हंसी मुझे इस बात पर आ रही है कि सुनकर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। दूसरों के जुमले चुराकर बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? इनिया ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो दोनों बेहद धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। इसे जुमले चुराना नहीं, जुमला मुस्तार लेना कहते हैं। वैसे भी फिजान मामा कोई गैर तो नहीं है, मेरे अपने हैं, उधार लेने में कैसी शर्म। मावा ने डिठाई से कहा, अगर मैं मामा से कहती तो वो वैसे ही मुझे दे देते। आई थिंक वो दुनिया के बेस्ट मामू हैं। तुम उनसे कभी कुछ मांगोगी तो तुम्हें भी इनकार नहीं करेंगे। मैं उनसे कुछ क्यों मांगूंगी? इनिया ने चिढ़कर कहा, वैसे भी वो तुम्हारे मामू हैं, मेरे नहीं। बताओ, मैं तो भूल ही गई थी। मावा ने मासूमियत से सर पर हाथ मारा। तुम कभी उधार मत मांगना, मैंने किसी ट्रक पर पढ़ा था, उधार मोहब्बत की कैंची है। उसने जितनी सादगी से कहा था उतनी ही बुरी तरह इनिया ने सटपटाकर उसे देखा था। मावा शरीर से अंदाज में मुस्कुराती दूसरे रैक की तरफ चली गई। ये मावा तो भाई बहुत ख़तरनाक लड़की है, जिस बात का एतराफ़ मैं खुद से भी नहीं कर पा रही, वो उसको कैसे पता चल गई। इनिया ने दिल ही दिल में सोचा, फिर यूँ बन गई जैसे मावा की बात सुनी ही ना हो। मेरा नहीं ख्याल तुम्हारी ज़िंदगी की किताबें तुम्हें यहाँ मिलेंगी। चलो ब्रिटिश कौंसिल में देख लेते हैं, वहाँ भी ना मिली तो फिरोज़ सन्स पर ऑर्डर बुक करवा देंगे। हाँ, वहीं चलते हैं, मामा ने साहब का अंदाज में कहा था। उसके पास जना लाइब्रेरी और ब्रिटिश कौंसिल के अलावा अमेरिकन सेंटर की मेंबरशिप भी मौजूद थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। होपफुली कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लग रहा होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।